हाँ जी, सबको नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। शुरू करें? आपको एक मैंने जजमेंट भेजा था 498A का और 406 का। वो बाद में पढ़ने के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। सही नहीं? तो आवाज तो जा रही है, बोली तो मेरा बिना आवाज ही बोल रही। चलो, तो आज मैंने कहा है कि ये आपका जो आजकल गिनती का मैटर खूब चल रहा है, 498A का और 406 का। इसके ऊपर मैंने कहा आज आपको थोड़ा पढ़ा भी देते हैं और इसके निर्णय कैसे लिखे जाते हैं वो भी आपको बता दें। आवाज आ रही है मेरी सबको ना? तो 498A और 406 ये दो धाराएं लगभग साथ लगाते हैं, क्योंकि दोनों में काफी गैप है। 406 जो है वो 405 की डेफिनेशन का अपराध है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो 405 में तो ये है कि कोई भी आदमी किसी दूसरे व्यक्ति को यदि कोई संपत्ति सौंपता है, नेस्ट करता है उसको, और वो व्यक्ति जिसको नेस्ट किया गया है वो डिसऑनेस्टली उस प्रॉपर्टी को अपने काम में ले लेता है या उसको बेईमानी पूर्वक डिस्पोजल कर देता है, तो ये उस आदमी के अगेंस्ट में 405 के अंतर्गत परिभाषित अपराध जो है 406 में दंडनीय अपराध होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा है कि जो कोई भी आप आर्टिकल दहेज के रूप में देते हो, मान के लिया गया हो या एंगेजमेंट के समय दिया हो या शादी के दौरान दिया हो या शादी के जस्ट बाद में जो दिया हो, वो सारा का सारा औरत का स्त्री धन होता है और वो उसकी एब्सोल्यूट ऑनर होती है। और दहेज में जो सामान दिया जाता है उसके लिए 406 का अपराध नहीं बने, वो डोरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत धारा 4 का अपराध है। फिर भी सारे जितने भी अपराध हैं उनमें सब में धारा यही लगती है, 406 और 498A। अब आए, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आप लोगों से कि एक पति ने अपनी पत्नी को बुरी तरह से मारा, उसकी हड्डियां तोड़ दी, आपस में झगड़ा हुआ और उसकी हड्डियां तोड़ दी, तो क्या 498A के अंतर्गत दंडनीय अपराध बन गया? क्या वो एक क्रूल्टी में आएगा? बताओ। पति ने पत्नी के साथ मारपीट की और गौरव आपत्ति कारित कर दी, क्या ये पति का जो कृत्य है वो क्रूल्टी के अंतर्गत आकर के 498A के अंतर्गत दंडनीय अपराध हुआ कि नहीं? आवाज नहीं आ रही क्या, या सवाल समझ में नहीं आ रहा? यस सर, क्रूरटी तो होगी। क्रूल्टी होगी। मैंने हाँ। इसलिए पूछा है, 498A के अंतर्गत जो परिभाषित किया गया है वो क्रूल्टी होगी कि नहीं? देखो, जब भी आप कोई सेक्शन पढ़ो ना तो उसको थोड़ा सा ध्यान नहीं। रखो कि कहना क्या चाहता है। 498A की परिभाषा के नीचे क्रूल्टी कौन सी होगी, नीचे दो बातों में बताई गई है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में बता रखा है कि क्रूल्टी क्या होगी।
तो ये मैंने सवाल आपको साधारण पूछा है कि पति ने पत्नी के साथ मारपीट की और उसके घोर प्रतिकारित कर दी, हड्डी तोड़ दी मान लीजिए हाथ की, तो क्या धारा 498 के अंतर्गत परिभाषित क्रूरती का अपराध हुआ? यस सर। यस सर। तो दो मैडम बोल रही है यस सर, मैं कह रहा हूँ नो सर। अब कौन सा सही होगा दोनों में बताओ। आपने बोला यस सर, मैं कह रहा हूँ नो मैडम। देखिए, साधारण मारपीट होती है, बोलचाल हो जाती है आपस में, गुस्से में मान लो कई बार बच्चे को मारने की बात हो जाती है और किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, तो ये धारा 498 ए के अंतर्गत परिभाषित क्रूरटी नहीं होती। वो तो उसमें ये बताया गया है कि यदि पति मारपीट करता है पत्नी के साथ, किस बात के लिए? दहेज की मांग की, और दहेज की मांग की पूर्ति नहीं करने पर मार पिटाई की, चाहे साधारण की या घोर प्रतिकारित की, तो वो आपका क्रूरती में आएगा। बच्चे की बात को लेकर झगड़ा हो गया और किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, दहेज का कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जहां झगड़ा हुआ, जहां दहेज की कोई मांग नहीं थी, the beating was not related to the demand of the dowry, then cruelty defined under section 498A is not made out। पहला भाग में ये बताया गया है कि कोई भी पति पत्नी से दहेज की मांग करता है और पत्नी के घर वालों से मांग करता है और वो उनकी डिमांड पूरी नहीं करने पर पत्नी के साथ मारपीट करता है, तब वो क्रूरती में आएगा। बिना दहेज की मांग के मारपीट करने पर 498 ए के अंतर्गत दंडनीय या परिभाषित क्रूरती का अपराध नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात के लिए कई बार क्या होता है कि महिला सुसाइड करने की कोशिश करती है या कुछ और कर लेती है या अपना कोई और शरीर को नुकसान पहुंचा लेती है, तो वो भी उसमें साफ लिखा हुआ है। वहां क्रूरटी को ऐसे परिभाषित किया है कि एनी विलफुल कंडक्ट ऑफ द हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड is of such a nature that derives the woman to commit suicide or to cause any other harm to the body or mind। तो वो शरीर को अपने मतलब शरीर को और मानसिक रूप से यदि किसी प्रकार का कोई आघात पहुंचा लेती ना, वो क्या होना चाहिए, कंडक्ट ऐसा होना चाहिए पति का या पति के रिश्तेदारों का कंडक्ट ऐसा होना चाहिए कि वो पत्नी को इस प्रकार से तंग और परेशान कर दे कि वो तंग आकर के या तो सुसाइड कर ले, सुसाइड करने का प्रयास कर ले, या अपने शरीर में और कोई क्षति कर ले, गुस्से में आके कूद गई और मान लो मरी नहीं, टूट गया हाथ पांव, या और कहीं मान लो उसने अपना शरीर भीत से दीवार से दे मारा और वहां कोई चोट आ गई, और कोई हथियार से मान लो कोई नुकसान, जैसे कई बार लेंस काट लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो ये वो जो विलफुल कंडक्ट जो है वो हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड इज ऑफ सच ए नेचर, इस प्रकृति का है और इस हद तक परेशान किया मान लो औरत को कि वो खुद ही या तो सुसाइड कर ले या सुसाइड करने का प्रयास कर ले या अपने शरीर के बारे में कोई और दूसरा नुकसान कारित कर ले, तो वो क्रूरती में आएगा। पति खुद मारे तो कुछ नहीं, पति तो खुद जब मारता है तो वो मारपीट जो है वो इन कनेक्शन विद द डिमांड ऑफ द डॉरी इज नॉट फुलफिल्ड, दहेज की मांग की गई और उसकी पूर्ति नहीं की गई, उसके परिणाम स्वरूप यदि मारपीट करता है तो आपका क्रूरती में आएगा। तो ये दो प्रकार की क्रूरती वहां पे डिफाइन कर रखी है। इन दोनों ही प्रकार की क्रूरती में यदि वो ये परिभाषा में नहीं आ रहा है, साधारण मारपीट है और पति मारपीट करता है, खुद उसको चोटकाट कर देता है, तो वो आईपीसी की दूसरी धाराएं लग जाएगी। लेकिन
ये क्रूएल्टी वाला नहीं लगेगा, फिर 498 ए नहीं लगेगा। 498 ए वाली क्रूएल्टी 304 बी में भी वैसी मानी जाती है। 304 बी जो है दहेज हत्या वाला मामला है, वो सून बिफोर डेथ पत्नी को तंग किया जाता है, उसके साथ में क्रूरता की जाती है, तब जो उसके अंदर संदेहास्पद परिस्थिति में मौत कारित होती है, तो वो 304 बी का अपराध बन जाए। अब मैंने आपको एक तो हाथ से लिख करके मैंने भेजा है कि किस तरह से चार्ज लगाया जाएगा। एक कल आपने कहा था कि ऑर्डर शीट में कैसे चार्ज सुनाते हैं, वो भी मैंने आपको एक अंग्रेजी में लिख के भेज दिया, और हिंदी वालों को समझ में नहीं आएगा तो हिंदी में फिर भेज दिया। आप लोगों को मिला कि नहीं? यस सर। ठीक है ना? यस सर। वो एक रफ टाइप है, मैंने जल्दी जल्दी में बनाया था, और उससे बढ़िया भी बना के भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो कोई भी आप बनाएंगे कोशिश करेंगे तो ये देखिए कि चार, यदि आपके पास सीआरपीसी किताब होगी ना, टेक्स्ट बुक होगी या बेरेंट होगा, उसके लास्ट में सब दे रखे हैं। चार्ज कैसे बनेगा, बेल कैसे लिखी जाएगी, सुपुर्दगी की दरखास्त कैसे लिखी जाएगी, हाजिरी माफी कैसे लिख, सारे परफॉर्मेंस दे रखे हैं। हिंदी में भी दे रखे हैं, अंग्रेजी किताब लोग अंग्रेजी में दे रखे हैं, डिगलोट है तो दोनों में दे रखे हैं। इसलिए वहां आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया वहां से मिल जाएगा, वहां की सेट लैंग्वेज कर लीजिए आप। एक अपराध के लिए जो चार्ज बनता है, लैंग्वेज सब में वही होगी, अपराध का, और वो अपराध का विवरण बदल जाएगा, धारा बदल जाएगी, बाकी वो कोई चीज चेंज नहीं होगी, नीचे के सारी चीजें वही है। ये मेरे संज्ञान में है, और मैं इज्जत द्वारा निर्देश देता हूं कि आपको उक्त चार्ज पर विचारित किया जाए। आरोप आपको सुना दिया गया, क्या आप आरोप स्वीकार करते हैं या समझ गए कि नहीं समझ गए, ये सब बातें उसमें वो सेम टू सेम सब में। वो फिर कहता हाँ मैं आरोप समझ गया हूँ, आरोप गलत है और मेरे को झूठा फंसाया गया है, मैं तो विचारण चाहता हूँ, आपको गवाहों को बुलाओ, विचारण करो, और फिर मेरे को अवसर मिलेगा तो मैं उसको साबित करूंगा कि मैंने। हाँ जी, कुछ बोल रहे हो? तो ये मैंने आपको जो भेजा है, मेरे पास तो है नहीं किताब में, तो आपको भेज करके आपके मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, आप लोगों के पास में वो जजमेंट तो आप पढ़ लेना कि किस प्रकार से इसका एविडेंस का मार्शलिंग किया जाता है। ये जो जजमेंट जो मैं आपको भेज रहा हूँ ना कॉपियां, ये एक्चुअली देखा जाए तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लेंदी है। इसलिए जो इनमें गवाहों को लिखा ना, PW1, PW2, PW3, PW4, ये जितने भी गवाह हैं, इन सबको एक के बयान लिख दीजिए और बाकी सब का लिख दीजिए, इसने भी पुष्टि की, इसने भी पुष्टि की, इसने पुष्टि की है। और ज्यादा गवाह लिखने नहीं है, 2-3 ही होते हैं आपके, उदाहरण में जब देते हैं आप एग्जाम में जाओगे तो 2-3 गवाहों के बयान होते हैं, एक का लिख के बाकी का लिख दो, और वही मटेरियल पॉइंट लिखने हैं आपको। वो रिलेवेंट फैक्ट जो होते हैं जिनसे वो मटेरियल फैक्ट्स को प्रूव किया जाता है, वो उतना सा ही पोर्शन लिखना पड़ता है, बाकी नहीं लिखना। जो भी डॉक्यूमेंट प्रदर्शित होते हैं, वो मैंने आपको बताया था कैसे डॉक्यूमेंट प्रदर्शन का मतलब ये होता है कि सामने वाले के सामने अपन प्रदर्शन नहीं लगाते हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि सब लोग इसको देखें। तो जो डॉक्यूमेंट अपन पेश करना चाहते हैं, वो दस्तावेज अगले के सामने अपन पेश करना चाहते हैं, उसके विरुद्ध पढ़ा जाए इस आशय से पेश करते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट को जब प्रदर्शित करते हैं तो उसके ऊपर एक नंबर डाल जाता है। जैसे मान लीजिए अभियोजन पक्ष का दस्तावेज है, तो उसके ऊपर लिखा जाएगा प्रदर्श फी इतना, और यही मान लीजिए सिविल में आता है तो वहां प्रदर्श फी भी नहीं लिखा जाता है, वहां प्रदर्श 1, प्रदर्श 2, प्रदर्श 3 है। फौजदारी का मामला होता है तो वहां क्या करते हैं, प्रदर्श P1, P2, P3, P4 इस तरह से आता है। यदि कोई कोर्ट का डॉक्यूमेंट है, कोर्ट की तरफ से पेश हुआ है, तो कोर्ट का प्रदर्श C1, C2, C3 ऐसे आता है। कोई डिफेंडेंट है, डिफेंस का विटनेस है, तो उसमें आपका D1, प्रदर्श D1, प्रदर्श D2, D3 ऐसे। और कोई आर्टिकल पेश होता है तो उसमें लिखा जाता है प्रदर्श आर्टिकल 1, प्रदर्श आर्टिकल 2। जैसे कोई हथियार बरामद हुआ है, उसका मौके पर से कोई और छोटा मोटा हथियार बरामद हुआ है, या फायर आर्म बरामद हुआ है, या कोई भी चीज जो बरामद होती है अभियुक्त से, छोटा मोटा हथियार, लाठी वाठी, जो कुछ भी है, उनके ऊपर जो प्रदर्श पड़ते हैं तो वो प्रदर्श आर्टिकल 1, प्रदर्श आर्टिकल 2 ऐसे बोला जाता है।
और वो कॉमन होती है, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। अलग से फर्दर आर्टिकल 1, फर्दर आर्टिकल 2 ये आमतौर पे प्रोसिक्यूशन साइड से पेश होते हैं, तो इनमें तो P1 में कुछ नहीं लगता। फर्दर आर्टिकल 1, फर्दर आर्टिकल 2 ऐसे लिखा जाता है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है, जब आप मजिस्ट्रेट बन जाएंगे तो 1-2 दिन में समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं। बाकी 3 तरीके से अपन लिखते हैं, पहले कंक्लूजन निकालते हैं कि इस धारा में अपराध बनना पाया जाता है या सिद्ध हो गया है। पाया जाता है वो तो प्रसंज्ञान के लिए है। 3 स्टेज आपको ध्यान रखनी है। प्राइमा फेसी केस बनता है, प्राइमा फेसा यदि मामला है तो आप कॉग्निजेंस ले सकते हो। और स्ट्रॉन्ग है केस, स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है तो आप चार्ज लगा दीजिए। और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स है तो आप उसको कन्विक्ट कर दीजिए। क्योंकि फौजदारी में आपका प्राइमा फेसाई केस बनना पाया जाता है, उसके बाद में स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है तो आप चार्ज लगा दीजिए, और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित हो गया तो सजा दे दी। 3 प्रकार की स्टेज आती है, जबकि आपके सिविल में ऐसा नहीं है। सिविल में तो एविडेंस को तोला जाता है, प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है वहां पे। संभावना किसकी प्रबल है, संभावनाएं किसके पक्ष में ज्यादा है, उसके आधार पे वो होता है। इसलिए सिविल का जजमेंट हालांकि फौजदारी में लागू होता है, फौजदारी का कोई जजमेंट सिविल में लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जैसी चीज सिविल में जरूरत नहीं है, और वहां तो बिल्कुल बाल की खाल निकालते हैं क्रिमिनल में, तो सिविल में ऐसा कुछ नहीं है। तो जितना भी आपका, वही मैंने आपको पूरा ऊपर का जो कोर्स जो लिखा जाता है फर्स्ट पेज पे, वो मैंने आपको जजमेंट जो भेज रखा है उसका पूरे के पूरे आपको डिटेल देखनी है। नाम पता बदलना और कुछ नहीं बदलना। हिंदी अंग्रेजी मैंने पहले आपको अंग्रेजी में एक भेज दिया पूरा पन्ना, उसका उतार के भी इसी तरह के प्रविष्टियां लिखी जाएंगी। और अंग्रेजी में और हिंदी में ये पूरा जजमेंट मैंने भेज दिया आपको। 3-4 जजमेंट आपके पास हो गए, ये एक नमूने के तौर पर है। इन पे जो भी चीजें मैंने आपको पहले बताया था कि मार्शलिंग ऑफ एविडेंस और एनालिसिस और उसका जो अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस होता है, ये आप में खास गुण होना चाहिए। इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज एडमिसिबल एविडेंस है, कौन सी चीज एविडेंस एडमिसिबल एविडेंस नहीं है। यदि कोई डॉक्यूमेंट आपने पेश किया और वो लिखित में है, तो लिखित का जो भी डॉक्यूमेंट है उसके बारे में ओरल एविडेंस आप नहीं दे सकते। यदि कोई डॉक्यूमेंट आपका प्रदर्शित हो गया है, केवल प्रदर्शित हो गया है और साक्ष्य में ग्राह्य कर लिया गया उसको, इसका ये मतलब नहीं है कि उस दस्तावेज की अंतर वस्तु यानी कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर स्टिल टू बी प्रूव्ड बाय द पार्टी प्रोड्यूसिंग द डॉक्यूमेंट बिफोर द कोर्ट। यानी जो डॉक्यूमेंट आप पेश कर रहे हो केवल मात्र उस पर प्रदर्श कर जाने से वो सिद्ध नहीं मान लिया जाएगा। Each and every content of the document is to be proved by the concerning witnesses. इसका लिखने वाला आना चाहिए, उसके अटेस्टिंग विटनेस आने चाहिए, और जो स्क्राइबर है वो आना चाहिए, और जिसके पक्ष में एग्जीक्यूट किया है वो आना चाहिए। जिसने एग्जीक्यूट किया है वो कई बार आता नहीं है कि भाई मैं तो नहीं हूं, तो उसके विरुद्ध एडवर्स इन्फ्लुएंस ड्रा हो जाता है। अब आपको जब भी आप निर्णय लिखेंगे तो आपको एडमिसिबिलिटी आनी चाहिए, रिलेवेंसी आनी चाहिए, क्योंकि ये अपन देख चुके हैं कि प्रत्येक रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो है एडमिसिबल एविडेंस नहीं है, और प्रत्येक रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है रिलेवेंट होते हुए भी वो एडमिसिबल एविडेंस नहीं है। उसको आपके एक्सेप्शन दे रखे हैं 122 से 28 वाले, उनमें नहीं है। कई ऐसे दे रखे हैं कि मान लीजिए आपके पास ना तो सेकेंडरी एविडेंस है ना प्राइमरी एविडेंस है, केवल एक फोटोकॉपी लिए घूम रहे हो, तो वो आपकी मान्य नहीं होगी, उससे आपका डॉक्यूमेंट सिद्ध नहीं किया जा सकता। उसके बाद आपको कई चीजें और साबित करनी पड़ती है। यदि आप प्राइमरी एविडेंस दे रहे हो तो जो कानूनी रूप से सेकंड सर्टिफाइड कॉपी जो एविडेंस में एडमिसिबल है उनको तो आप पेश कर सकते हो, लेकिन सेकेंडरी एविडेंस आप कब कब दे सकते हो ये सेक्शन 65 में बता रखा है। और सेक्शन 65 के अंतर्गत कोई आप सेकेंडरी एविडेंस पेश करेंगे तो सेक्शन 66 वाले नोटिस वगैरह की फॉर्मेलिटी आपको पूरी करनी पड़ेगी। ये सब चीजें मतलब जो आदमी जब निर्णय लिखता है तब ये माना जाता है कि उस न्यायाधीश को या उस मजिस्ट्रेट को
उस मैटर से संबंधित सारा कानून उस समय आता है और उसी के बाद वो लिखना शुरू करता है। और आपको सबसे मोटी चीज ये देखी जाती है कि निर्णय लिखते समय आपको किताबें उपलब्ध हैं, जजमेंट्स उपलब्ध हैं, citations are cited by both the parties. You can see or you are in position to consult the books. So you can't say that each and everything was not known to the magistrate at the time when the judgment was being dictated or being written. ये आपको सारी किताबों का पूरा जितना भी आपको चाहिए वो पूरा किताबों का ग्रुप आपको अवेलेबल, पूरी किताबें आप कंसल्ट करने की स्थिति में है। दोनों वकीलों ने आपको अच्छी बहस की हुई होती है, सारी टेक्स्ट बुक और नेक्स्ट बुक सब आप देख सकते हो। इसलिए ये हाईकोर्ट का, राजस्थान हाईकोर्ट का एक निर्णय भी है, जस्टिस राजाराम यादव हुआ करते थे, उन्होंने लिखा था एक बार कि यदि किसी पक्षकार ने कोई एविडेंस पेश नहीं की या कोई एविडेंस मौके पे थी या बता नहीं पाया, बहस के समय भूल गया, तो किसी भी न्यायाधीश को ये अधिकार नहीं मिल जाता है कि वो जैसा मेटेरियल पेश किया उसके आधार पर निर्णय कर। इट इज ड्यूटी ऑफ द बाउंडेड ड्यूटी ऑफ द जज टू नो or to apply all the law relevant to that particular judge, particular list which he is going to decide, के बारे में पूरा ज्ञान आना चाहिए। हालांकि आता कितना है ये तो अपन सब जानते ही हैं, लेकिन माना यह जाता है कि आपको जिस दिन आप निर्णय लिखा रहे हैं उस दिन का सारा आपको वहां उसके ऊपर है और आपको ज्ञान होना चाहिए। और आप ऐसे स्वतंत्र हो कि आप किसी भी पार्टी से कोई और नया कानून पेश करने के लिए कह सकते हो। जब आपकी चीजें क्लियर नहीं हुई है तो आप क्या लिखोगे? जब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाती है तब आप निर्णय लिखना शुरू कीजिए। और परीक्षा में आपको जो सामान दिया जाएगा, जो जजमेंट लिखने के लिए मटेरियल दिया जाएगा, वो आपके जजमेंट लिखने के लिए आमतौर पर पर्याप्त होगा। उसमें किसी भी चीज की आपको एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं। और फिर पड़ती है जरूरत तो फिर आपके सामने, क्योंकि कोई उसमें कमी बेची रह जाती है तो फिर आपके निर्णय में उसका थोड़ा बहुत विपरीत रूप से प्रभाव पड़ सकता है। बाकी जब कभी भी आप निर्णय लिखेंगे तो सारी बातें आपके ध्यान में रहनी चाहिए। आपको इश्यू वाइज निर्णय करना है। फौजदारी में जो होता है इश्यू बनते नहीं है, फौजदारी में चार्ज बनता है और प्रत्येक चार्ज के लिए आप पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन बना सकते हैं कि क्या अभियुक्त ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया और अभियोजन इसको संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है। ऐसे आपको पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन बनाना पड़ेगा। जो कोई भी अपराध है उसका आपको नाम लिखना पड़ेगा। अब आपको ये देखना है कि उस अपराध को सिद्ध करने के लिए कौन कौन सी एविडेंस की आवश्यकता है। फिर आप गवाहों के बयान को पढ़िए। गवाहों के बयानों में उस जजमेंट को लिखने के लिए जिस धारा के बारे में आप जानना चाहते हैं उस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए उसने कौन सा बयान दिया है। फिर आपको शॉर्टकट करना है। इसलिए एक गवाह ने जो बात कही है वो कितने गवाह हैं जिन्होंने उसकी पुष्टि की है, तो एक का लिख करके बाकी सब आप लिख दीजिए। इसी ने ये कहा, एक ने कहा, दूसरे ने पुष्टि की, तीसरे ने पुष्टि की, बाकी आपको लिखने की आवश्यकता है। लंबा थोड़ा लिखने की परीक्षा में एक स्टाइल देखी जाती है कि वेदर यू आर नोइंग दी प्रैक्टिकल स्टाइल टू राइट दी जजमेंट, आर्ट ऑफ राइटिंग ऑफ द जजमेंट आपको आती है कि नहीं आती है, ये देखा जाता है। बाकी तो आप लंबा थोड़ा कितना लिखेंगे वो आप पन्ने भरने वजह से बात नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप आपको क्या है करना है वो आपको आना चाहिए उसे। अब ये तो मैं रोज यही बोलता हूँ आपके सामने। अभी आपको कोई चीज पूछनी है तो पूछो, क्योंकि जब तक आप पूछोगे नहीं, संकोच करते रहोगे तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। अब मेरे को तो बहुत सारी चीजें आती है, आप जो पूछोगे तो मैं सब बता दूंगा, नहीं पूछोगे तो मुझे जो जो याद आ जाती है। चैप्टर से संबंधित कोई भी चीज आप पूछ सकते हैं। आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट है, पूर्व में आपके सामने काफी स्कोप है। आपने आज इसकी तैयारी करी है तो आपको कुछ न कुछ तो दिक्कत आई ही हो ना।
तो आप मेरे से पूछ सकते हैं तो मैं आपको बता दूं। सर हाँ जी। सर एक जो परिवाद पर जो संस्कृत मैटर होते हैं सर, उनमें जजमेंट कैसे, मतलब कैसे डिफरेंट लिखा जाएगा सर? कोई फर्क नहीं है। मैंने क्योंकि आपको सर। बताया था कि परिवार कहाँ से शुरू होता है। 190 में कॉग्निजेंस लिया जाता है ना, तो अपन यस सर। परिवार 190 में पेश करते हैं। जो ही कोर्ट के सामने पेश करते हैं, कोर्ट का ये मानस बनता है कि मुझे ही कंप्लेंट के ऊपर मेरे को एक केस संस्थित करना है, तो वो 200 सीआरपीसी के बयान लिखना शुरू कर देता है। और जो ही उसने बयान लिखने शुरू किए, उसी टाइम कॉग्निजेंस हो जाता है। 200 के बयान लिए, और उस दिन जितने गवाह इन अटेंडेंस है उन सबके बयान ले लिए। उस दिन मान लो सारे बयान पूरे नहीं हुए, किन्हीं कारणों से आपको एडजॉर्नमेंट करना पड़ गया, तो नेक्स्ट डे या उसकी अगली तारीख पे आप और बयान ले लो। वो सारे बयान आपके 202 में आ जाएंगे। 202 में आप खुद बयान ले सकते हो, फर्दर इंक्वायरी के लिए किसी और अधिकारी को भेज सकते हो, पुलिस को भेज सकते हो, वहां से आपकी रिपोर्ट आ जाएगी 202 की। या जो आपने मटेरियल रिपोर्ट किया है, वो 202 वाला मटेरियल, और प्लस 200 में आपने जो मटेरियल रिपोर्ट किया है, उसके आधार पर अब आपको पढ़ने के पश्चात ये पता लगाना है कि क्या कोई मामला बन रहा है। यदि नहीं बन रहा है तो 203 में परिवार खारिज हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन पहले हो चुका है। जो ही 200 के बयान रिकॉर्ड करने शुरू करता है मजिस्ट्रेट, जो ही कॉग्निजेंस, उसकी ओपनिंग वर्ड ये है, द मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस। जब माइंड अप्लाई कर लिया उसने 190 के अंतर्गत जो प्रार्थना पत्र पेश हुआ, तो जो ही उसने माइंड अप्लाई किया और बयान लिखने शुरू किए, बयान लेखबद्ध करने शुरू किए, उसी टाइम आपकी कंप्लेंट पे वो आपका कॉग्निजेंस। ये आप जानते हो ना कि कॉग्निजेंस जो होता है वो अपराध का होता है, अपराधी का नहीं होता। नेम ऑफ द accused who is involved or by whom the offense is committed is to be find out during the course of inquiry or investigation। इसलिए आपको जो भी आपके 200 के बयान लिए, उनके आधार पर आप उसका पूरा पढ़ेंगे तो देखेंगे कि क्या वास्तव में कोई अपराध बन रहा है। यदि बन रहा है तब तो बात अलग है, यदि नहीं बन रहा है तो आप 203 में खारिज कर दो। अब यदि बन रहा है तो आपको 204 में प्रोसेस जारी करनी पड़ेगी। प्रोसेस क्या होता है, उसमें आदेश लिखा जाता है कि इसका पूरा पढ़ने के बाद में अभियुक्त ये इन अपराध का जो है बढ़ना पाया जाता है, और इसलिए इनको ये जो संबंधित अभियुक्त है उनको समन से, या समन केस है तो समन से, वारंट केस है तो जमानती वारंट से, और आप चाहे कोर्ट चाहता है कि ये तो बहुत गंभीर मामला है तो गिरफ्तारी वारंट से तलब कर सकता है, बुला सकता है ना। तो वो जो कोई भी आप आदेशिका जारी करेंगे, वो मैंने कल बताया था ना, ऑर्डर शीट को आदेशिका नहीं बोलने का। आपका जो समन है, जमानती वारंट है, गिरफ्तारी वारंट, ये आदेशिकाएं कहलाती। वो आपका आदेश पन्ना होता है, उर्दू में मैंने बताया था फर्द है काम होता है, और अंग्रेजी में ऑर्डर शीट होता है। तो ये जो आपका 204 में जब अपराध बनना पाने के बाद जो प्रोसेस जारी की जाती है, उसमें आदेश देता है कोर्ट कि परिवादी जो है समन, तलबाना और जो इसके बॉन्डेज फीस होती है, जो कोर्ट फीस जो लगती है, वो पेश करे, और एक एक कॉपी जो उनको अभियुक्त के लिए भेजी जाती है ना, वो साथ में पेश करे, ताकि वो नोटिस या समन उनको अभियुक्त जो आरोपी हैं उनको भेजा जाएगा। तो ये 4 में ये बात होती है। और 5 में जब वो उपस्थित आ जाते हैं, तब वहां देखा जाता है कि भाई इनको सारा कुछ आने के बाद में हाजिरी रोज आएगा या हाजिरी माफी लगेगी, इस तरह का प्रक्रिया वहां पे दे रखी है। 206 में आपको पता पेटी ऑफेंसेज है, कोई लेना देना नहीं इसका। 207 में ये आता है कि जो पुलिस रिपोर्ट पे मामले संस्थित हुए हैं, उनमें आप सारे डॉक्यूमेंट जो चार्जशीट में, यानी 173 की रिपोर्ट है, वो सारा मटेरियल उस अभियुक्त को उपलब्ध कराइए आप। जो material, all of the material collected by the police during the course of investigation is to be provided to the accused person। All of the material means the material which is to be used against the accused during the course of trial to prove the
ऑफेंस अलेज्ड, तो वो सारा मटेरियल को वारंट वाले में देना पड़ेगा। अब आपकी बात चूंकि कंप्लेंट पे है तो आप आ जाइए 208 में आ जाओ। जो पुलिस प्राइवेट कंप्लेंट में मामला प्रस्तुत हुआ है, वारंट केस है, तो आप 208 में सारा का सारा मटेरियल जो आपका 200 की जांच हुई, 202 की जांच हुई और वो 204 का जो आदेश हुआ, वो सारा का सारा उसको आप उपलब्ध करा दीजिए। अब जो आप उपलब्ध करा देते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि 238 से लेके 248 सीआरपीसी के सेक्शन के अंदर आपके वारंट, दोनों वारंट ट्रायल है। तो 238, 39, 40, 41, 42, 43 ये है आपके पुलिस पे संस्थित मामला, पुलिस रिपोर्ट पे। और 244, 45, 46, 47 ये आपके परिवार पर संस्थित मामले हैं। तो परिवार पे संस्थित मामले में क्या होता है, शुरू में आपको 200 आपका 44 में जो है प्री चार्ज एविडेंस होती है। प्री चार्ज एविडेंस होने के बाद में देखते हैं कि मामला चार्ज बनाने लायक है या नहीं। बनाने लायक है तो चार्ज बन जाएगा, नहीं है तो डिस्चार्ज कर दे। अब मामला बनने लायक है, चार्ज सुना दिया, तो जो पहले गवाह हो चुके हैं प्री चार्ज वाले, उनमें से आप किस किस को और बुलाना चाहते हो, ये आपको मजिस्ट्रेट पूछेगा। वो आपका वकील या मुलजिम जो बता देते हैं इन गवाहों को दोबारा बुलाओ कि हम इनसे दोबारा जिरे करेंगे, तो उनको बुला देंगे। और कोई नया गवाह हो रहा है बुलाना चाहते हैं तो उसको भी बुला देंगे। और जब आपके सारे गवाह हो जाएंगे कंप्लेंट पर परीक्षित, तो उसके बाद में वही मुलजिम का परीक्षण 313 में, और उसके बाद में 247 में मुलजिम को खुद को अपना पक्ष रखने के लिए मौका मिलेगा, और वो भी 315 सीआरपीसी एप्लीकेशन लगाने के ऊपर मिलेगा। तो फिर जो आपका लगाने के बाद अब आपका 248 में आता है जजमेंट, तो अब आपको जो मटेरियल पूरा 244 में आया वो आपने उसको सारा दे दिया, वहां से शुरुआत करनी है। तो जो है आपकी सारी बातें ऊपर ही ऊपर, कोर्ट का नाम, नीचे पीछासीन अधिकारी का नाम, मुकदमे का नंबर, फिर वो पार्टियां आपकी और उसका टाइटल, उसके बाद में कौन सी धारा के अंतर्गत अपराध है जो इस निर्णय का आप साबित कर इस निर्णय के द्वारा निष्पादित करने जा रहे हो। फिर पक्षकारों की उपस्थिति आ जाती है, सरकार की तरफ से एपीओ, राज्य सरकार की उपस्थित की ओर से उपस्थित, नीचे अभियुक्त फलां फलां की ओर से अब एडवोकेट फलां उपस्थित, दूसरे अभियुक्त की दूसरा अभियुक्त एडवोकेट उपस्थित, और उसके बाद में निर्णय लिख के राइट हैंड साइड में आप तारीख डाल देंगे। तारीख डालने के बाद में आपका संक्षेप में तथ्य लिखेंगे। उसमें ये लिखेंगे कि दिनांक फलां को परिवादी ने एक प्रार्थना पत्र, लिखित प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश किया। आजकल कोर्ट में डायरेक्ट पेश नहीं होता है, कोर्ट में पेश करने से पहले ये पहले वाली पुरानी सीआरपीसी बता रहा हूँ जो आपके पेपर में आएगी, ये होता था कि आपको पहले थाने में जाना पड़ेगा। थाने में मान लीजिए आपका कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कुछ दिन इंतजार करने के बाद में एसपी को बाई डाक भेजिए, उसकी डाक की रसीद रखिए। एसपी ने भी कोई कार्य नहीं किया तो फिर आप कोर्ट में इस्तिगासा पेश कर सकते हैं। इस्तिगासा यानी परिवाद यानी कंप्लेंट, जो 2D में डिफाइन की गई है ना। तो वो वाला आप पेश करेंगे। पेश करेंगे तब कोर्ट जो है वो आगे वाली जो मैंने कार्रवाई बताई आपको 200 से लेकर के और 208 तक वाली जो बताई वो पूरी करेगा। तो अब आपको निर्णय के नीचे जो ही आप निर्णय लिखना शुरू करेंगे, क्यों उसके ब्रीफ फैक्ट जो लिखेंगे उसमें यही बात लिखेंगे, परिवादी ने एक परिवार दिनांक इतना को उसे पेश किया, और उस परिवार में इन गवाहों अपने इंक्वायरी करने के पश्चात कोर्ट ने या मजिस्ट्रेट ने इन धाराओं के अंतर्गत बनने वाले अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया, ये सब। और उसके बाद में मुलजिम को बुलाया गया, मुलजिम को बुलाए जाने के बाद में परिचार एविडेंस ली गई, परिचार, ये सारी प्रोसीजर मैंने जो बताई ये लिखने के बाद अब आप आ जाओ कि उसको इन धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध का आरोप प्रत्यक्ष से विकसित कर सुनाया गया। मतलब the charges are framed separately and stated, the substance of the charge is stated to the accused person and asked that whether he understood the charge stated to him or not. Then he says in reply that he has properly understood the charge, but the बाद में जज पूछेगा whether you plead guilty or claims to be tried, आप हाँ भरते हो या विचार चाहते हो, तो फिर वो कह देगा चार्ज इज
wrong, falsely implicated to me. I want to be tried. You call the witnesses and let the prosecution prove its case. तो ऐसे बात हो जाएगी। तो वो कहेगा नहीं, मुझे अपराध मंजूर नहीं है, गलत बताया गया है, झूठा आरोप है, आपको गवाही बुलाओ, साबित करो, उनको मौका दो, साबित करेंगे, ये बात आ जाती है। फिर आप उसके चार्ज बनाया, चार्ज इन धाराओं का चार्ज लगाया, लगाने के बाद में इनकी परिवादी की जो है एविडेंस आई, तो एविडेंस में फला 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 के बयान लिए गए, और उसके बाद में ये दस्तावेज 1 2 3 4 ये दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित कराए गए, और ये आर्टिकल कोई हो तो वो भी आर्टिकल भी ये पेश करके प्रदर्शित कराया, अपनी साक्ष्य बंद की, फिर मुलजिम का परीक्षण किया गया। ये सारा निर्णय में लिखना पड़ेगा। मुलजिम का परीक्षण धारा 313 सीआरपीसी में किया गया। मुलजिम का परीक्षण करने के बाद मुलजिम ने ऑन ऑफ अपना स्टेटमेंट देना चाहा, और उसके लिए उन्होंने धारा 315 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने उसको मंजूरी दी, तब उसने अपने गवाहों को पेश किया, और यदि उसने कोई और न्यायालय से गवाह बुलाने का निवेदन किया तो न्यायालय वो भी गवाह बुला सकता है। तो उसने बचाव में अपने 1 2 3 DW1 DW2 DW3 जितने भी पेश किए सबका नाम आ जाएगा, और जो दस्तावेज पेश किए उनका नाम आ जाएगा, नंबर आ जाएगा जो भी है, और उसके बाद में लिख देगा कि उसकी भी साक्ष्य बंद की गई। फिर इनके आधार पर जो भी आई है, अब हमें अवधारणीय बिंदु आप यहाँ तय कर लीजिए। अब इसके अवधारणीय बिंदु तय करने के बाद में अभियोजन पक्ष द्वारा और दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य के आधार पर क्या जो अपना अवधारणीय बिंदु होते हैं, वो जो उसमें वही अपराध जो आरोपित अपराध होता है, उसमें लिखा जाता है कि क्या अभियोजन पक्ष अपने द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध इन धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध संदेह से साबित करने में सफल रहा है। ये अवधारणीय बिंदु होते हैं, क्रिमिनल में, सिविल में इश्यूज होते हैं। तो अब आप उस बिंदु पे, वो बार बार वही बात होती है, उस बिंदु पे आप देखिए कौन सा एविडेंस आई हुई है, उस एविडेंस के आधार पर क्या अपराध साबित है कि नहीं। ये सब चीजें आपको एविडेंस एक्ट भी ध्यान में होना चाहिए। ये आपका जो डॉक्यूमेंट पेश किया है वो प्रॉपर स्टाम्प पे है कि नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी था, वो है कि नहीं, उसका प्रॉपर अटेस्टेशन होना जरूरी था, और अटेस्टिंग विटनेस के द्वारा साबित किया गया कि नहीं, कोई डॉक्यूमेंट प्राइमरी एविडेंस है कि नहीं, कोई डॉक्यूमेंट सेकेंडरी एविडेंस है तो क्या सेकेंडरी एविडेंस के लिए पूरी कार्रवाई कर ली ताकि उसको सेकेंडरी एविडेंस देने का मौका मिला। कोई भी डॉक्यूमेंट मैंने शुरू में बता दिया कि केवल मात्र एग्जिबिट होने से उसके कंटेंट्स को साबित नहीं मान लिया जाता है, उसके कंटेंट्स को विधिवत साबित करना पड़ेगा। भले ही उसको एविडेंस में मान लिया गया है, लेकिन कंटेंट्स आर टू बी प्रूव्ड इंडिपेंडेंटली। तो उसके लिए आप जो भी डॉक्यूमेंट हैं उसके लिए ओरल एविडेंस नहीं दी जा सकती कतिपय अपवादों को छोड़ करके। इसके लिए आपको 91 से लेके 100 से तक के सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे, कब आप ओरल एविडेंस दे सकते हो, कब आप ओरल नहीं दे सकते हो। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए उस समय। और अब इन सब चीजों को ध्यान में रखने के बाद जब आप निष्कर्ष पे पहुंचे कि अभियोजन पक्ष के द्वारा जो एविडेंस पेश की गई है वो नियमानुसार सारी साक्ष्य में ग्राह्य है और बिल्कुल नियमानुसार दस्तावेजों को प्रदर्शित किया गया है। और एक बात मैंने पहले आपको बहुत पहले बता दी थी कि जो सवाल किसी गवाह की सत्यता जांचने के लिए, उसके कैरेक्टर, उसको मोरलिटी उसकी जांचने के लिए जो सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों के आए हुए उत्तरों को आप केवल और केवल उसकी वेरासिटी टेस्ट करने के काम में ले सकते हो, निर्णय का भाग नहीं बनेंगे वो। कोई भी जानकारी किसी जज के ध्यान में है, उस मामले से संबंधित पर्सनल नॉलेज उसको हो गया किन्हीं कारणों से, ट्रायल के दौरान, सुनवाई के दौरान कोई उसको पर्सनल ज्ञान हो गया, वो उसको काम में नहीं ले सकते। उसको तो केवल और केवल जो रिकॉर्ड पे आ गई है एविडेंस, उसी का विश्लेषण करना है। The analysis or the appreciation of the evidence which is available on record, produced by both the parties or which is legally admissible in evidence is to be taken into consideration. और फिर आप 167 एविडेंस एक्ट में पढ़ी रखा है कि यदि कोई ऐसी एविडेंस है जिसको गलत रूप से स्वीकार कर लिया है, एडमिसिबल बना लिया है, या कोई ऐसी एविडेंस है जो एडमिसिबल थी उसको नहीं लिया गया, उसको छोड़ दिया गया है, तो ट्रायल पे क्या फर्क पड़ेगा। तो वहां बता रखा है कि यदि जो छोड़ दी गई और जो अनावश्यक रूप से जोड़ दी गई, उन दोनों में यदि छोड़ने वाले को यदि जोड़ दिया जाता और जिसको
मान लो ले लिया गया, उसको यदि छोड़ दिया जाता तो निर्णय पे किसी प्रकार का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो फिर आपकी ट्रायल इनिशिएट नहीं होगी। जैसा आपका निर्णय आ रहा है, उस छोड़ी हुई एविडेंस को यदि आप और ले लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था रिजल्ट पे। और यदि आपने जो एविडेंस जानबूझ करके एविडेंस में ग्राह्य कर ली, उसको यदि आप निकाल देते, मान लो उसको आपने गलत ग्राह्य कर लिया, लेकिन उसको मान लो निकाल दो आप एक बार, तो भी आपके निर्णय पे कोई यदि फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर आपका ट्रायल जो है विसेट नहीं होगी। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऑल दी थिंग्स which are relevant for passing the judgment or for delivery of the judgment or for writing of the judgment are necessary. All the things are to be known to you or known to the magistrate who is going to dictate or to pronounce the judgment. ये उसमें यही आर्ट ऑफ राइटिंग ऑफ द जजमेंट। भाषा बिल्कुल क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए। रिपीटिशन इज टू बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट। बिल्कुल रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। Brevity is the main thing, but brevity at the cost of inconsistency नहीं होना। आपका सूक्ष्मता है, लेकिन गुणवत्ता के को कसौटी पे रख करके या उसको क्या बोलते हैं, उसको सैक्रिफाइस करके फिर आप ब्रेविटी नहीं रखोगे। मेटेरियल फैक्ट सारे आने चाहिए। अनावश्यक रूप से कोई चीज नहीं बोलनी चाहिए, जो काम की नहीं है उसको नहीं लिखना चाहिए। अभी जो मैंने आपको जजमेंट भेजा है, उस जज साहब ने 17 पन्ने पर मुझे बकवास, इतने बढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। PW 1 2 3 सीधा लिखता है, इसने बोला, इसने इसका समर्थन किया, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। एक लंबे प्रति परीक्षण के पश्चात भी कोई ऐसी चीज निकल करके सामने नहीं आई जो इस गवाह के कैरेक्टर पे, गवाह की सत्यता पे किसी भी प्रकार का विपरीत रूप से प्रभाव डालते। गवाह पूरी जिरे में बिल्कुल हिला नहीं, उसने बिल्कुल एकदम स्थिर रह करके और सत्य कथन किया है, तो उसको मानने में कोई बुराई नहीं। और ये जब भी जज आपका ट्रायल के दौरान बयान लिखते हैं, तो उसका डिमेनर लिखना चाहिए, उसका हाव भाव भाव भंगिमा लिखनी चाहिए कि कैसा है, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, अटक अटक के बोल रहा है, सोच समझ के बोल रहा है, ध्यान लगा करके इस चीज का सवाल कैसे दूं तो इसके पक्ष में जाएगा और कैसे दूसरे के पक्ष में जाएगा। इस प्रकार से सारी बातें जो है उसमें देखनी पड़ती हैं उसको। तो वो सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये चीजें आपको निर्णय लिखते समय ध्यान में रखनी चाहिए। मैं 4-5 पीरियड हो गए, सब में यही बातें बताता हूँ, तो आपको वैसे ही रट जानी चाहिए, दिमाग में डट जानी चाहिए आपके, परीक्षा तक तो हिलना ही नहीं चाहिए। आप और कोई चीज आपको पूछिए। आपको कंप्लेंट के बारे में हो गया क्लियर? मैडम किसने पूछा था ये? यस सर। हो गया क्लियर? जी सर, थैंक यू। कोई भी चीज आपकी समझ में नहीं आए तो पूछ लो, मैं अवेलेबल हूँ। कोई टाइम की परवाह मत करो आप। अपन कोई लिमिटेड लाइबिलिटी वाली पार्टनरशिप नहीं है। सर एक बात ये और पूछनी थी, जैसे जजमेंट लिखते हैं सर, में जब एविडेंस का एप्रिसिएशन करते हैं, तो जो कोई रिलेवेंट चीजें हैं तो उनकी सेक्शन को साथ में मेंशन करना चाहिए, जैसे कि धारा 6 में ये सुसंगत है, 7 में सुसंगत है। ना ये भी आप सोचना चाहते हो, जैसे डाइंग डिक्लेरेशन है तो आप उसका लिख सकते हैं कि धारा 32 के अंदर इसका डाइंग डिक्लेरेशन लिया गया, जो बिल्कुल सही है। रजिस्ट्रेशन की आप जिक्र करना चाहते हो, सिर्फ 6 लिख दो, परिभाषा में सब नहीं लिखनी कुछ भी। धारा 6 के अंतर्गत ये है। जैसे आपको पता है एविडेंस एक्ट में 3 चीजें ऐसी होती हैं तो हियरसे एविडेंस का अपवाद है। कौन सी है वो 3 चीजें हैं जो हियरसे एविडेंस का अपवाद है एविडेंस एक्ट में? कौन सी है वो भाई? आपको आना चाहिए। आपको, आप जजमेंट राइटिंग सीख रहे हो, आपने आगे का प्री क्लियर किया है। देखिए, एक तो सेक्शन 6 है, Register. एक 10 कॉन्स्पिरेसी वाला। मिलना जरूरी नहीं है, एक ने दूसरे का वो मान लेते हैं। एक 32, ठीक है ना? इन 3 चीजों को याद रखिए आप। 6, 10, 32। 17 भी होगी।
है 17 भी। क्या समझा नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं कह रही हूँ सर एडमिशन भी होगा इसमें। हाँ ये एडमिसिबल है, ये से एविडेंस जो है ये एडमिसिबल है। तभी तो हियर से एविडेंस एंड नो एविडेंस, पर ये है एविडेंस। डाइंग डिक्लेरेशन आपका तब ये जब देने वाले की मृत्यु हो जाए, और मृत्यु के कारण के संबंध में कोई कोई ये कह दे कि मैं ठीक है मैं मर रहा हूँ और आप सब ध्यान रखना अपना और कोई चिंता मत करना, तो ये कोई डाइंग डिक्लेरेशन थोड़ी होता है। When a person is dying, then it is presumed that he will not meet the maker with the lie on his tongue. मरने वाला आदमी अपनी जबान पे झूठ लेकर के अपने पैदा करने वाले से नहीं मिलेगा जा करके, ये इसके पीछे धारणा है। तो मूल के सभी झूठी हैं। केवल डाइन डिक्लेरेशन के आधार पर कन्विक्शन हो सकता है, लेकिन बड़ी सावधानी के साथ दूसरी और चीजों से कोरोबोरेट होना चाहिए। मृत्यु के कारणों के बारे में मरते समय जो कथन करता है वो डाइन डिक्लेरेशन है। कॉज ऑफ डेथ मस्ट बी देयर इन द डाइन डिक्लेरेशन, अदरवाइज इट इज ऑफ नो यूज, है ना। अपने ये जी बताओ, सर। कोई भी व्यक्ति यदि मर रहा है तो उसके मरते हुए आदमी की जब डाइंग डिक्लेरेशन लेते हैं तो क्या उसके मन में ये भय होना चाहिए कि मैं मर ही जाऊंगा, मैं तो बस बचने का चांस ही नहीं है इसलिए मैं आखिरी कदम कर रहा हूँ? क्या ये जरूरी है ऐसा होना उसके मन में? नो सर। नहीं। वहां है कॉमन लॉ में ऐसा है, अपने यहाँ नहीं है। अपने यहाँ एक शब्द सुना होगा आपने, फाल्सस इन यूनो फाल्सस इन ऑम्निबस। अपने नहीं चलता, एक में झूठा तो सब में झूठा, ये अपने यहाँ नहीं चलता। अपने यहाँ तो एक में झूठा दूसरे में सच्चा, तो दूसरे में सच्चा को मान लो। If a composite statement is given by any witness, that statement can be separated easily without affecting the previous one, then that particular statement can be taken into consideration independently. एक कथन ऐसा उलझा हुआ है जिसको आप अलग नहीं कर सकते, या तो फिर उसको पूरा मानो या फिर उसको पूरा छोड़ो। कोई कथन ऐसा है जिसको आधा अलग किया जा सकता है, उसका दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उस आधे को छोड़ दो, आधे को काम में ले लो। ये अपने यहाँ। और पूछिए जो कुछ नहीं आ रहा है, टाइम बहुत कम है, टाइम इज वेरी वैल्यूएबल, और तैयार हो के आया करो। और कहीं भी क्लास देते हो क्या दिन में? कोई दूसरे तक ज्यादा व्यस्त रहते होंगे आप लोग। अब तो सेल्फ स्टडी का टाइम आ गया। पूरी क्लास है क्या आज? सर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। हाँ पूछिए पूछिए। सर अभी जो एक उड़ीसा वाला मामला हुआ सर, जिसमें एक स्त्री के सिर में 17 सुइयां, नहीं बहुत सारी सुइयां चुबा दी सर, किसी बाबा ने, तांत्रिक बाबा ने। तो सर उसमें मतलब कि डॉक्टर ने उसकी सर्जरी करके वो निकाली है, तो ये सर 325 में फॉल होगा या 307 308 में? ऑर्गन निकाल लिया? जैसे सर वो तांत्रिक बाबा था, उस स्त्री को ठीक करने के लिए बहुत सारी सुइयां सिर में चुबो, हाँ नियर अबाउट 17-18 सुई जो निडल होती है वो सिर में से निकाली थी, अच्छा। और उस पे कार्रवाई हुई है सर। इसमें मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर है या अटेम्प्ट टू कल्पेबल सुसाइड है सर, या फिर देखो 300? जो चीजें उसके सिर में सुई चुभाई गई हैं, वो जब आपके खोपड़ी जो होती है ना, खोपड़ी कहाँ सोएगी थी? सिर में। आप यस सर। सिर में, मेरे को उसके फैक्ट्स पता नहीं उड़ीसा वाले के। यदि सिर में सुई सुई यदि चुभोई जाती है ना, तो खोपड़ी में तो आपके 4 हड्डियां हैं। देखिए, ये होगी आपकी राइट पेराइकल, ये फ्रंटो पेराइकल, ये लेफ्ट पेराइकल, और ये चोटी होती है लेडीज के, तो चोटी लास्ट में जाके लटकती है, लेकिन आदमी के यहाँ चोटी होती है एक बीच में से। इस चोटी के पीछे वाले भाग को कहते हैं ऑक्सीपिटल। ये हड्डियां ऐसे खांचे बने हुए एक दूसरे में फंसी हुई है, तो इसमें तो सुई जा नहीं सकती। खोपड़ी के अंदर ठोक करके यदि सुई होते हैं और वो यदि ड्यूरामेटर में पहुंच जाती है
और उसका रिजल्टेंट इफेक्ट यदि उसको अनकॉन्शियसनेस में ऐसा कुछ बदलता है तो नेचुरली डेंजरस टू लाइफ है। जब डेंजरस टू लाइफ है तो 308 का तो बढ़ने का मतलब ही नहीं है। आप लोगों को 307 और 308 में फर्क मालूम नहीं है क्या? सर इन दोनों सेक्शन में बहुत कंफ्यूजन होता है सर। मैंने आपको मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में फर्क बताया था क्या? अरे नरेश जी, सर प्लीज। आप लोगों को 307 और 308 में फर्क मालूम है कि नहीं, ये बताओ। इनमें जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक कंफ्यूजन लिए करोगे, कोई नहीं तब नहीं। सर इनमें ये है कि जो 5 दो में आएगा वो कल्पेबल होमिसाइड होगा, और एक जो ग्रेविटी है जो हाँ, एक्ट की, वो अगर ज्यादा है सर तो वो मर्डर में जाएगा, अदरवाइज कल्पेबल होमिसाइड में। अब जब आप इतना समझ गए कि यदि वो 5 अपवाद है, कौन से? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, right of private defense, public servant or adding to public servant, person above the age of 18 years is taking risk on his own, or sudden fight without premeditation, and the accused not taking undue advantage of the situation and not acting in cruel or unusual manner, ये 5 अपवाद हैं तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और 5 अपवाद नहीं है तो मर्डर। अब ये जब समझ में आ गया 307 308 में अंतर बिल्कुल समझ में आ गए। कैसे? 307 क्या कहता है कि whoever does any act with such intention or knowledge and under such circumstances, if he by such act caused death, he would be guilty of murder. मर जाता तो मर्डर हो जाता, नहीं मरा तो अपना अटेम्प्ट टू मर्डर होगा। मतलब कोई काम ऐसा करता है जिसको नॉलेज है या इंटेंशन है और ऐसी परिस्थितियों में करता है कि उसके उस कार्य से यदि किसी आदमी की मृत्यु हो गई होती तो मर्डर का दोषी कहलाता, तो मरा नहीं ना, तो 307। और दूसरे में कितना फर्क है? whoever does any act with such intention or knowledge and under such circumstances, if he caused death by that act, he would be guilty of culpable homicide not amounting to murder। नहीं मरा तो 308। अब लोग बात करते हैं साहब ज्यादा गंभीर चोटें लगी तो 307 और थोड़ी कम गंभीर लगी तो 308। ये नहीं है, चोटों में कोई फर्क नहीं है। फर्क इस बात का है कि जो 5 आपके अपवाद दे रखे उनके अंतर्गत चोट कारित हुई है। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के मान लो आपने अगली खोपड़ी में जोरदार मार दी, हड्डी कट गई, तो 307 नहीं लगेगा, 308 लगेगा। चोट तो होगी वही है जिससे मृत्यु कार्य हो सकती थी। और कल पे वो आपका होना चाहिए अटेम्प्ट टू मर्डर का होना चाहिए, लेकिन ना, क्योंकि आपको गुस्सा दिलाया, गुस्से में आपने उसको किया। जब आप मर्डर कर देते हैं और गुस्से में करते हैं तो 304 में चला जाएगा। इंटेंशन है तो 304 पार्ट फर्स्ट में जाएगा, केवल नॉलेज है तो 304 पार्ट सेकंड में जाएगा। ये क्या है? इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है पूरी आईपीएस। ये आपको ढंग से समझ लेना चाहिए। तो ये समझ में आया ना कि 307 और 308 में क्या फर्क? जो जी आपको सर। 300 की 4 बातें दे रखी है ना, whoever causes death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury, and the offender knows that he is likely to cause the death of the person to whom the harm is caused. If it is done with the intention of causing such bodily injury to any person, an injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death. तो ये 3 तो बात इंटेंशन की हो गई। और जो आप कहते हो ना डिग्री ऑफ रिस्क इज मोर, वो यहाँ आती है दूसरे में। क्या आती है? द पर्सन कमिटिंग द एक्ट नोट दैट इट इज सो एमिनेटली डेंजरस that in all probability it will cause death or injury which is likely to cause death, and commits that act without any excuse for incurring the risk of causing death or injury as aforesaid। अब यहाँ ये शब्द क्यों यूज हुआ है? विदाउट एनी एक्सक्यूज, यानी आपका एक्सक्यूज नहीं है। कौन सा एक्सक्यूज नहीं है? वो 5 एक्सेप्शन वाला एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। यदि वो एक्सक्यूज है तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर और बच गया तो 308। और विदाउट एनी एक्सक्यूज है और तब आपका मर्डर, और उसका नहीं मरा तो 307। किताब में दे रखी है सारी चीजें, कहीं से उधार लाने की जरूरत नहीं।
थोड़ा सा ध्यान देना आपको, एक बार हिंदी पढ़ो एक बार अंग्रेजी पढ़ो, 2-4 बार रटने की कोशिश करो, दिमाग में डट जाएगी। मैंने कौन सी किताब देखी है, मैंने सारी बता दिया। सर भूल जैसे कितने पे गोली चला दी सर, लूट के टाइम। क्या क्या? सर जैसे लूट की वारदात हो रही थी, उन्होंने लूट की, मतलब जैसे उसके हाथ में जो पैसे थे किसी व्यक्ति के, तो वो लिए, और साथ में नहीं देने पे सर बोला कि दे दो हमें, नहीं देने पे पैरों पर गोली चला रहे हैं, और वहां पे 2 बार गोली चलाई है सर। तो अब ये 307 में जाएगा या 308 में? गोली कहाँ मारी? पैरों में। पैरों में मारी तो वाइटल पार्ट नहीं है। मान लो पूरी टांगड़ी तोड़ दे तो कोई 307 थोड़ी बनता। क्या उस पाँव में गोली मारने से आदमी मरेगा? नहीं नहीं सर। दोनों पाँव में गोली मार दी, क्या मरेगा? नहीं सर। नहीं है, 307 नहीं है। फिर हाथ में ये सर, पूरा काट दिया तो नहीं मरता आदमी, 326 में जाएगा। 326 में जाता है ना, एनी इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर कटिंग, शूटिंग, स्टेबिंग, फायर, corrosive substance, any substance which is deleterious to swallow or to receive in blood, any weapon of offense, poison, animal bite, ये सब चीजें दे रखी हैं। इनसे कोई भी चोट कारित करेगा, और वो घोरपति होगी तो 326, साधारण होगी तो 324, वाइटल पार्ट पे होगी तो 307, और मर गया तो 300। और बोलो। उसका ज्यादा ब्लड बहने से उसकी डेथ हो जाए, पैरों पे गोली मारी लेकिन ब्लड बहने से सर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर सर किस में फॉल होगा? कम्युलेटिव इफेक्ट हो गया ना, कम्युलेटिव इफेक्ट ऑफ द इंजरीज, मतलब उन इंजरीज का संयुक्त प्रभाव ऐसा पड़ा कि ब्लीडिंग होने से मर गया तो मर्डर। ओके सर। सर ये ये 304 में नहीं आएगा? इसमें 304 में कल्पेबल होमिसाइड में? अरे वो तो आप अपराध कर रहे हो ऊपर से, और वो 304 में क्यों जाएगा? वहां तो वो है कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, पब्लिक सर्वेंट और एडिंग टू पब्लिक सर्वेंट, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, पर्सन above the age of 18 years taking risk on his own, sudden fight without premeditation, and the accused not taking undue advantage of the situation and not acting in cruel or unusual manner, तब आएगा उसमें। ये कहाँ है? आप तो लूटते चले हो, आपको कोई गुस्सा थोड़ी दिलाता कि मेरे को लूट, और ये थोड़ी कहता है चल करके मेरे को कूट, ऐसा थोड़ी होता। तो वो जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है ना, बताई जा रही है, वो ऐसा नहीं है। वो तो सर बिल्कुल क्योंकि ये 100% कंफ्यूजन सर, है। और लूट में भी चोट होगी, घोर प्रतिकार होगी, 392 में दे रखा है ना, 390 में परिभाषा है, इन ऑर्डर टू कमिटिंग रॉबरी इफ एनी पर्सन कॉजेज डेथ और कॉजेज ग्रीवस हर्ट ही शैल बी गिल्टी ऑफ रॉबरी। तो रॉबरी वाला भी दाम लग जाए, उसमें भी उम्र कैद है, या 10 साल तक की सजा है उसमें रॉबरी में। आप देख लेना उसमें कितनी है, तो वो भी लगेगी, वो दूसरी धाराएं लगेगी, सारे अल्टरनेट में लगेगी, क्या पता कौन सी निषिद्ध हो जाए। और बोलो। सर ये कंफ्यूजन 299 में जो सेकंड ना अब सर, उसकी वजह से। देखो, अपना कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की परिभाषा सुनो आप। whoever causes death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death। ये 2 पर रुक जाओ आप, यहाँ रुक गए। अब यदि 5 एक्सेप्शन है तो इंटेंशन में है तो पार्ट फेस्ट में जाएगा। तीसरा है, द पर्सन कमिटिंग द एक्ट नोट्स दैट ही बाय सच एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ। वो जानता है इस बात को कि वो ऐसे कृत्य से उसकी मृत्यु होना संभव है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट विल कॉज डेथ वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो उसका जो तीसरा पार्ट है, उसको केवल नॉलेज है कि इससे उसकी मौत हो सकती है, और वो आपके कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में 5 अपवादों के तहत आता है, तब जाके आपका सेकंड पार्ट में जाएगा। 300 का सेकंड पार्ट केवल नॉलेज पे है, जहां 10 साल की सजा या केवल जुर्माने से पेन छूट सकता है।
नहीं समझ में आया? सर एक बार तीसरा पढ़ना उसका, दो तो इंटेंशन के हैं, तीसरा नॉलेज का है। By who or caused death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, or with the knowledge that he by such act is likely to cause death, commits offense of culpable homicide. तीसरा पार्ट है ना, तीसरा पार्ट जो नॉलेज से संबंधित है, वो यदि है तो आपका 304 के सेकंड पार्ट में जाएगा। समझ में आया? बोलो बोलो, टाइप हो गया है, और कुछ पूछना तो पूछो, मैं हिलने वाला नहीं हूँ जब तक आप पूछोगे नहीं। नहीं नहीं, आप पूछते रहो, मैं बताता रहूंगा, नहीं पूछोगे रुक जाऊंगा बेटे का। ये समझ में नहीं आई, आपने इतनी तैयारी करी तो आपको प्रॉब्लम क्यों नहीं आई? या तो आपको कुछ नहीं आता है या आपको सब कुछ आता है। अरे मैं तो आपको देख भी नहीं रखा हूँ, मेरे से किस बात का संकोच? मुझे तो पता ही नहीं कौन हो आप। ओनली वॉइस इज बीइंग हर्ड, और मैं आपको जवाब दे रहा हूँ किताब का। पूछो पूछो पूछो, समय का सदुपयोग करो। पास हो जाओ तो मुझे भी एक मिठाई का पीस दे देना। समापन कर दें क्या? बताओ। सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हैं? सर एक क्वेश्चन है। हेलो क्या? माइक ठीक से करके बोलो, मेरे को सुना नहीं है। सर, अब आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। सर अगर कोई सर्च है जो इलीगल है और उसमें कोई एविडेंस आ जाता है तो सर उसकी वैलिडिटी क्या होगी? क्या क्या? सर सीआरपीसी में कोई सर्च कंडक्ट की जा रही है सीआरपीसी के अकॉर्डिंग में, और उसमें कोई एविडेंस मिल जाते हैं। एविडेंस? समझा नहीं आप? एविडेंस समझा नहीं, कोई दूसरा समझाओ, कोई इनकी आवाज को क्लियर करने वाला है तो बताओ। सीआरपीसी में एविडेंस रिकॉर्ड की जा रही है। सर अगर कोई सर्च कंडक्ट की गई है, सर्च। साथ से कंडक्ट थोड़ी होती है, साथ से हेलो दी जाती है ना। सर्च, आई मीन तलाशी सर तलाशी सर। सर्च बोल रही है वो, सर्च। सॉरी सर, तलाशी ली जा रही है और वो कोई इलीगल तरीके से लेके ली जा रही है और उससे कोई एविडेंस कलेक्ट हो जाता है सर। अच्छा, सर्च में कोई ओके इलीगलिटी हुई है तो ये आप पढ़िए 461 और उसके बाद में 465, वहां पे है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सर्च में कैसी है इलीगलिटी, वो इट गोज टू द रूट ऑफ द कॉज, तब तो नहीं पड़ी जाएगी, नहीं तो इरेगुलरिटी है, इलीगलिटी है तो इलीगलिटी है तो ट्रायल हो जाएगी, पड़ी नहीं जाएगी। इरेगुलरिटी है तो कोई दिक्कत। कैसी है आप बताइए, कैसी इरेगुलरिटी हो रही है, कैसी इलीगलिटी हो रही है, क्या करना चाहिए था, क्या कर दिया? आप वो पढ़िए, आपके सर्च से संबंधित डॉक्यूमेंट मंगाने के लिए तो 91 से लेकर 97 तक के जो है ना, 94 में 97 में ये दे रखा है हाउस सर्च इज कंडक्टेड, तो ये आपका 47 में दे रखा है पीछे। तो ये सब समझ में आ जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ नहीं पा रहा हूँ, वरना तो मैं रिप्लाई दे देता हूँ। आप मेरे से बातें ना टेलीफोन पे पूछ ना, कोई दिक्कत नहीं। जब आप अच्छी तरह से किताब के साथ बैठ करके मेरे से पूछ लेना, मैं बता कोई दिक्कत नहीं। अभी आपकी आवाज थोड़ी गूंज रही है, मेरी आवाज पता नहीं आप लोगों को आदि पड़ती सुनती है कि नहीं सुनती है। मैं तो बोले रहता हूँ, कोई बोलता है नहीं आप में से भी कैसी आवाज आ रही है कैसे नहीं आ रही। सर एक क्वेश्चन और क्लियर कर दीजिए। तो हिली सर आप सुन पा रहे हैं?
आपकी गूंज रही है, थोड़ा धीरे से बोलो। सर मैं तो ट्राई कर रही हूँ, शायद नेटवर्क का इश्यू है सर। हैं? आप ऐसा करो, मेरा नंबर लिखो, उससे कॉल कर लो मेरे को उधर से। यस सर। मेरा नंबर है ना आपके पास? मैंने लिखा रखा है सबको। इसकी आवाज गूंज रही है। आप कोई दूसरा आदमी आपका मदद करने वाला है इसमें, बता सकता है कि आप क्या पूछ रही हैं, उसके समझ में आ जाए तो मुझे बता दें। सर आपका नंबर दे दीजिए, मैं उसको कॉल कर देती हूँ, मेरे पास और कोई ऑप्शन तो अवेलेबल है नहीं। 99 831 22 668। आप मुझे कोई भी सवाल कभी भी पूछ लें। आप दोनों प्रज्ञा इंस्टीट्यूट वाली बोल रही हो तो मैं तुरंत आपको जवाब। ठीक है ना? हाँ आप पूछो, अब आवाज आ रही है बढ़िया। By court of session before framing charge. हाँ, can be required. समझा? नहीं समझ में नहीं प्रॉब्लम। सेशन कोर्ट में चार्ज हाँ हाँ नहीं, कोई नहीं। आपका शुरू में ये रहता है कि जो आपकी 225 में ट्रायल शुरू होती है, 225 में जब ट्रायल शुरू होती है तो 225 में पीपी का रोल आता है, वो सरकार की तरफ से पैरवी करेगा। 226 में जो मटेरियल उसके विरुद्ध पढ़ा जाना है वो खोल के बताएगा कि ये एविडेंस है जो हमें अक्यूज के विरुद्ध सिद्ध करना चाहेंगे। उस सारे मटेरियल को कंसिडर करने के पश्चात यदि कोर्ट देखता है कि कोई चार्ज बनता ही नहीं है तो 227 में डिस्चार्ज कर देगा। यदि बनता है तो फिर 228 में पहुंच जाएगा। 228 में ये देखेगा कि जो चार्जशीट आई है उसमें क्या कोई ऐसी धारा तो है क्या जो सेशन ट्राइबल है, वो चार्ज बनाएगा। यदि कोई सेशन ट्राइबल नहीं है, जैसे कमिट कर दिया अंदाजे से, तो वापस चार्ज बना के जिन धाराओं में बनता है वो चार्ज बना के जहां से है वहां वापस भेज देगा। मजिस्ट्रेट को भेज सकता है, सीजेएम को भेज सकता है, कहीं भी भेज सकता है, उसके अधीन जो भी है उनके साथ भेज सकता है। मान लीजिए बनना पाया जाता है तो 28 में चार्ज बना के 29 में पूछ लेंगे, बोल भाई चार्ज तेरे को मानता है या कन्फेस कर रहा है या प्लीड गिल्टी कर रहा है या ट्रायल करें। करा नहीं, प्लीड गिल्टी नहीं कर रहा है। No, not at all, not permitted. At the time of the framing charge, whole of the material collected by the police during the course of investigation is only to be taken into consideration. No any type of defense produced by the accused person can be taken into consideration. उसका कुछ नहीं सुना जाएगा। कोई ऐसा आदेश वही हो सकता है, डिस्चार्ज का हो सकता है, या वापस 228 की पत्रावली वापस भेजने का आदेश हो सकता है, और कोई आदेश नहीं होता। हाँ प्लीज तो भी पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी आपकी आवाज जो है शायद मुझसे गूंज रही है थोड़ी, लेकिन समझ में आ गई मेरे। क्या नाम है आपका? सोनू। ठीक है, आपकी तकदीर रहेगी, समझ ढंग से पढ़ लो। ठीक है सोनू, कभी भी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप जिस तरह में ठीक तो मुझे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं काफी पढ़ता रहता हूँ तो मुझे भी थोड़ा पता क्या है। ठीक है, तो ठीक है। सर हेलो। हाँ हाँ बोलिए। सर मैं पूछ रही थी कि आपने कोई जैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके कुछ सैंपल करवाया है क्या क्लास में?
मैं नहीं जानता प्रीवियस वर्जन, मैं तो खुद अपने सवाल बना लेता हूँ। आपको मुझे सवाल पूछो, किसी का भी पूछा हुआ वो मैं बता दूँ। नहीं, जैसे सर अभी एग्जाम होगा तो फिर उसमें लिखेंगे कैसे, क्योंकि आपने जो जजमेंट भेजी है ना वो सारी हिंदी में है, मेरा मीडिया भी इंग्लिश है। ये आपका मीडियम इंग्लिश है, तो आपको जो भी चीज अपन बोलते हैं दैट कैन बी कन्वर्टेड, दैट कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए आपको कुछ भी नहीं लिखना है। इंग्लिश के लिए तो आपके पास में जो भी आपकी किताब है, आपके पास जो इंग्लिश का फेयर एक्ट है, उसमें सारी चीजें लिख रखी हैं। The brief facts of this case are like this: the complainant filed a complaint against the on dated falana in respect of offense committed by the accused person, and that particular those particular offences are committed under section फला फला फला। ये सब चीजें सीधा अंग्रेजी के ट्रांसलेशन नहीं जान सकता। अगर आप शुरू से अंग्रेजी मीडियम में लिख रही हैं, मैं भी शुरू से अंग्रेजी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, हाँ जी सर। पर अब नया कोई एफआईआर कहाँ से लाए? इसलिए जो एफआईआर अपने पास पड़ी हुई है उसी को दे दिया, आप उसी से पढ़ कर बनाओ। वरना 8 लाइन की एफआईआर होती है, उसके आधार पे आपको क्या तो फैक्ट होगा क्या होगा। जजमेंट जो होता है आपका, ये तो बड़ा जो वकील होते हैं ना, पूरा पास दिमाग लगा करके और 8-8 पेज में इस तरह से बना देते हैं, वो आदमी फेल हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा तो आदमी लिखाता नहीं है। कुछ और नई चीजें अपनी तरफ से जोड़ देते हैं, तो उस बयानों के बारे में मैंने जो जजमेंट आपको दिए है ना, देख एनबीसी का उतना बड़ा नहीं, ये तो आपके गाइडेंस के लिए है। आप जो कुछ भी, यदि आपका इंग्लिश मीडियम है और यदि आपकी इंग्लिश ठीक है तो यू कैन कन्वर्ट इट। उसको सारे को करने की जरूरत नहीं है, ओनली द स्टाइल टू बी अडॉप्टेड। अगर सर मैं लिख के आपको सेंड करूँ तो आप चेक कर दोगे? मेरे को सेंड मत करना, मेरे को सुना देना, मैं कह दूंगा सही लिख। मेरे ओ, मेरे को दिक्कत है, मेरी आंखों की प्रॉब्लम है, वरना मैं बहुत अच्छा पढ़ाता था पहले। ओके। और सर जैसे जजमेंट राइटिंग लिखते हैं तो उसमें हमें जजमेंट्स का रेफरेंस भी देना पड़ेगा कि इस जजमेंट में ये होल्ड हुआ। And why headed some judgments you are having proper citation in your mind, then and only then it is to be cited. Otherwise, wrong citation is always gives bad impression to the examiner. ओके सर, जैसे क्वेश्चंस में तो सिर्फ नाम लिखते हैं तो वो चल जाता है, तो जजमेंट में मतलब साइटेशन भी पूरी लिखनी पड़ेगी। हाँ, तो एक आधी ऐसी होनी चाहिए वेल नोन और सबको पता हो। अब आप गोलकनाथ का लिखेंगे, के गोपालन का लिखेंगे, केशवानंद भारती का लिखेंगे, मिनरवा मिल का लिखेंगे, संजय कुकिंग कोल का लिखेंगे, राजनारायण इंदिरा गांधी का लिखेंगे, आपका इंदिरा साहनी का लिखेंगे। ये सब चीजें आपके जैसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड का है ऐसा लिखेंगे। कौन सी है वो सीरियस ने ऐसा क्या नाम था उसका, एविडेंस एक्ट में आया था, ऐसे लिखेंगे ना, एक विशाखा वाला लिखेंगे। तो ये सब वेल नोन जजमेंट है, इनके बारे में सबको सब आता है, पता है लोगों को। मैं ज्यादा जजमेंट वगैरह जो है ये मैं पढ़ता हूँ, तुरंत समझ जाता हूँ क्या नहीं क्या चाहता है। तो मैं भाई सारी चीजें भी इतना पढ़ते हैं दिन में, आज भी मैं कम से कम 10 जजमेंट लिख करके आया मेरी डायरी में। आपको जिस बिंदु पे चाहिए मैं भेज देता हूँ, उसका छोटा थोड़ा लिखा हुआ आपको जो भी बिंदु चाहिए लगता है। कहाँ रहते हो आप? सर मैं पंजाब से हूँ। पंजाब? हाँ जी सर। बाप रे, इसलिए पंजाब वालों का तो इंग्लिश में नहीं होता। हाँ जी सर, इसीलिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी हो या अंग्रेजी हो या फिर गुरुमुखी ढंग से पढ़ो, क्यों हो दुखी है? हाँ जी सर। मेरे भी 2-3 लड़के लुधियाना से कई बार मेरे से पढ़ते थे वो, तो क्या उनको ये दिक्कत रहती था अंग्रेजी में पढ़ा होता है यार, मैं कोई पैसे तो लेता हूँ कि मैं अपने मस्ती से पढ़े नहीं करता। जी सर। ठीक है, हाँ जी सर, थैंक यू सर। वीडियो लंबा हो जाएगा, सारे जुड़े हुए हैं, सब छोड़ के भागेंगे। ओके नरेश जी, क्या जी होता कहाँ पे होता है ये वाला हो गया क्या? हो गया आपने क्या बताया? ठीक है, अब पानी पिला दो और फिर इसको